गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको मोनेरा जगत के बारे में बताया था। हमने आपको मोनेरा जगत के बारे में बताया कि मोनेरा जगत के अंतर्गत मुख्य रूप से जीवाणु आते हैं। पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के जीवाणु होते हैं वो सभी जीवाणु मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आपको हमने बताया मोनेरा जगत के अंतर्गत जो जीवाणु आते हैं वो सभी प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। ठीक है, गर्म पानी हो या गर्म झरना हो, चाहे मरुस्थलीय क्षेत्र हो, चाहे जहां पर बर्फ बहुत अधिक पड़ती हो या लवणीय जल हो, उन सभी आवासों के अंदर क्या है, मोनेरा जगत के जीव पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया पोषण की दृष्टि से जो मोनेरा जगत के जीव होते हैं वो कैसे होते हैं। परजीवी भी होते हैं, सहजीवी भी होते हैं, मृतोपजीवी भी होते हैं और कैसे होते हैं, स्वपोषी भी होते हैं। उसके पश्चात हमने आपको बताया जीवाणु के आकार की दृष्टि से जीवाणुओं के प्रकार। जीवाणुओं को आकार की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला मैंने बताया कोकस। ऐसे जीवाणु जिनका आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है, उन्हें कोकस कहते हैं। ठीक है, ये एक वचन रूप में होता है। बहुवचन के रूप में अगर एक से अधिक गोलाकार जीवाणु हो तो उन्हें कहा जाएगा कोकाई। दूसरा मैंने बताया कि ऐसे जीवाणु जिनका आकार कैसा होता है, छड़ के आकार का होता है, रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम बैसिलस जीवाणु कहते हैं। और एक से अधिक छड़ के आकार की संरचना के रूप में जीवाणु अगर पाए जाएं तो उन्हें क्या कहा जाता है, बैसिलाई के नाम से जाना जाता है। इज इट क्लियर? तीसरा मैंने बिंदु बताया कि ऐसे जीवाणु जिनका आकार कैसा होता है, कॉमा के आकार का होता है, ऐसे जीवाणुओं को विब्रियम जीवाणु कहते हैं। और एक से अधिक अगर कॉमा के आकार के जीवाणु है तो उन्हें विब्रियो कहा जाता है। ऐसे जीवाणु जिनका आकार कैसा होता है, इस तरीके के सर्पिलाकार होता है। कैसा होता है, सर्पिलाकार होता है। और इनके दोनों सिरों पर क्या पाए जाते हैं, ये कसाब पाए जाते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्पाइरिलम प्रकार के जीवाणु या सर्पिलाकार जीवाणु भी इन्हें कहते हैं। और एक से अधिक यानी कि सर्पिलाकार संरचना के रूप में जीवाणु अगर पाए जाए तो उन्हें स्पाइरिल के नाम से उसे जाना जाता है। तो आकार की दृष्टि से जीवाणु 4 प्रकार के होते हैं, कोकस, बैसिलस, स्पाइरिलम और विब्रियम। उसके पश्चात हमने आपको बताया जीवाणु जो होते हैं वो मुख्य से 2 प्रकार के होते हैं, एक आद्य जीवाणु और दूसरे होते हैं यूबैक्टीरिया। आद्य जीवाणु हमने आपको बताया ऐसे जीवाणु जो प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर भी जीवित रहते हैं। और वो कौन सी प्रतिकूल परिस्थितियों में वो जीवाणु जीवित रहते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवित रहते हैं, हायर टेम्परेचर 80 से अधिक टेम्परेचर पर भी वो जीवाणु जीवित रहते हैं, लवणीय जल के अंदर क्या है, जीवित रहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि आद्य प्रकार के जो जीवाणु होते हैं वो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं। दूसरा होता है यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया जो जीवाणु होते हैं उनके चारों ओर एक दृढ़ कोशिका भित्ति का आवरण पाया जाता है। ये एक कोशिकीय होते हैं और कैसे होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। मैंने आपको बताया कि इनके अंदर कसाभिकाएं पाई जाती हैं, परंतु कसाभिकाओं के अंदर 9+2 ठीक है व्यवस्था नहीं पाई जाती है। अर्थात इनमें जो सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं उनमें 9+2 की व्यवस्था नहीं पाई जाती। इनके अंदर दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग नहीं पाए जाते। पोषण की दृष्टि से स्वपोषी भी होते हैं और कैसे होते हैं, विषम पोषी भी होते हैं। यूबैक्टीरिया ठीक है कैसे होते हैं, स्वपोषी भी होते हैं और विषम पोषी भी होते हैं। गमन के लिए जनन के लिए मैंने आपको बताया कि इनमें अलैंगिक जनन की क्रिया पाई जाती है, साथ में इनमें प्रोटोलैंगिक प्रकार का जनन भी पाया जाता है।
प्रोटोलैंगिक जनन जो होता है वो आनुवांशिक पुनर्व्यवस्थापन के द्वारा होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के द्वारा होता है। देखिए लास्ट वीडियो में हमने इस मोनेरा जगत के ऊपर चर्चा की। मोनेरा जगत के जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उन पर हमने आपसे बात कर ली और आपको बता दिया है। आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो है प्रोटिस्टा जगत। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोटिस्टा किंगडम। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोटिस्टा जगत। कौन सा जगत? प्रोटिस्टा जगत पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। लेसन नंबर 2 अभी आपका जारी रहेगा क्योंकि एक बहुत बड़ा एक चैप्टर है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोटिस्टा किंगडम या प्रोटिस्टा जगत। ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोटिस्टा जगत के बारे में। देखिए प्रोटिस्टा जगत क्या है। प्रोटिस्टा का अर्थ होता है प्राइमरी। प्राइमरी का अर्थ होता है प्राथमिक, यानी कि ये ऐसा जगत होता है जिसके अंदर जो जीव होते हैं उनकी कोशिकाएं एक कोशिकीय होती है, परंतु कोशिका कौन सी पाई जाती है? यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। ठीक है, यानी कि प्रोटिस्टा जगत के अंदर, ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं जीवों के अंदर पाई जाती है, परंतु जीव कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। तो आपको बताया लग गया प्रोटिस्टा जगत के जीव कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय क्या होते हैं? जीव होते हैं। और कैसे होते हैं? इनमें कोशिका कौन से प्रकार की पाई जाती है? यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। प्रोटिस्टा जगत के जीवों की कोशिकाएं एक कोशिकीय होती है, परंतु उनमें कोशिका कौन से प्रकार की पाई जाती है? यूकैरियोटिक प्रकार की पाई जाती है, ससीम केंद्रीय प्रकार की कोशिका पाई जाती है। बात समझ आ गई? देखिए इनके अंदर जो केंद्रक होता है वो विकसित होता है। केंद्रक कैसा होता है? विकसित होता है। तो न्यूक्लियस इज वेल डेवलप्ड। केंद्रक कैसा होता है? विकसित होता है। केंद्रक विकसित कैसे होता है कि केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली क्या है? पाई जाती है। केंद्रक के चारों ओर क्या पाई जाती है? केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल यहां पे दे रहा हूं, ठीक है, ये डायग्राम आप देख रहे होंगे। ये संरचना है आपकी क्लेमाइडोमोनास की है, और ये जो संरचना मैं आपको दिखा रहा हूं, ये संरचना आपको दिखाई गई है, ये है पैरामीशियम की। किसकी है? पैरामीशियम की है। ठीक है, और इस पैरामीशियम के अंदर केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के चारों ओर क्या पाई जाती है? केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। क्लेमाइडोमोनास के अंदर भी क्या पाई जाती है? केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली क्या है? पाई जाती है। ठीक है, और दूसरी बात है कि इनके अंदर, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग इनके अंदर पाए जाते हैं। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन से होते हैं? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है, या फिर हरित लवक होते हैं। ये दो ही अंग ऐसे होते हैं जो दोहरी झिल्ली के द्वारा क्या होते हैं? घिरे हुए होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना मैंने आपको बनाई है आपकी, ठीक है, तो इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना आप देख रहे हो। तो ये बाहरी झिल्ली है, ये आंतरिक झिल्ली है। ठीक है, इसको आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, इनको इनर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना है वो दोहरी झिल्ली होती है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिकांग है वो इन जंतुओं के अंतर्गत इनके अंदर क्या है? पाया जाता है। तो केंद्रक क्या होता है? विकसित होता है। और दूसरा है दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग इनके अंदर क्या है? पाए जाते हैं। मैं लिख रहा हूं यहां पर डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन cell organelles is found in Protista kingdom.
प्रोटिस्टा जगत के अंदर केंद्रक झिल्ली विकसित होती है, केंद्रक विकसित होता है और दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकाएं उनके अंदर क्या है पाए जाते हैं। देखो अगर अब हम बात करें कि प्रोटिस्टा जगत के जीवों में पोषण किस प्रकार का होता है, देखो न्यूट्रिशन पर बात करते हैं। पोषण जो होता है वो 4 प्रकार का होता है प्रोटिस्टा जगत के जीवों में। पहली बात है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। जैसे फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन, ये फाइटोप्लैंक्टन नाम का जो जीव होता है वो कैसा होता है? स्वपोषी होता है। ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो कुछ जीव तो कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो परपोषी होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। जैसे मैं बता दूं आपको, जूप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन तो होते हैं स्वपोषी और जूप्लैंक्टन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? विषमपोषी होते हैं। परंतु कुछ सदस्य कैसे होते हैं? परिजीवी होते हैं। प्रोटिस्टा जगत के कुछ सदस्य कैसे होते हैं? परिजीवी होते हैं। और कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, मैं आपको बता दूं, कुछ सदस्य सहजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? सहजीवी होते हैं। तो प्रोटिस्टा जगत के कुछ जीव कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं, तो कुछ विषमपोषी होते हैं, तो कुछ परजीवी होते हैं, तो कुछ कैसे होते हैं? सहजीवी होते हैं। ठीक है, तो स्वपोषी होते हैं, परजीवी होते हैं, विषमपोषी होते हैं और सबसे अंत में कैसा होता है? सहजीवी होता है। ये प्रोटिस्टा जगत के जीवों के अंदर क्या है? पोषण हो गया। क्लियर बात है कि पोषण जो होता है वो सभी प्रकार का होता है, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों में पोषण भिन्न भिन्न प्रकार का। कुछ जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो स्वपोषी होते हैं। कुछ अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते तो वो विषमपोषी होते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो किसी जीव के अंदर रहते हैं, वो परजीवी होते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो दो जीव आपस में अंतर संबंधित होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, आपसी संबंध रखते हैं। ठीक है, साथ साथ अपना जीवन क्या करते हैं? व्यापन करते हैं। वो क्या कहते हैं? सहजीवी कहलाते हैं। क्लियर बात हो गई। अगर अब मैं बात करता हूं प्रोटिस्टा जगत के जीवों के अंदर जनन पर आपसे बात करता हूं। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्टा किंगडम। देखिए प्रोटिस्टा जगत के जीवों में लैंगिक और अलैंगिक दोनों ही प्रकार का क्या पाया जाता है? जनन पाया जाता है। जनन कौन सा पाया जाता है? लैंगिक जनन भी पाया जाता है और दूसरा कौन सा पाया जाता है? अलैंगिक जनन भी पाया जाता है। सेक्सुअल का अर्थ होता है जिसमें सेक्स ऑर्गन क्या है? जनन की क्रिया में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। एक का मतलब होता है एब्सेंट, सेक्सुअल का अर्थ होता है सेक्स ऑर्गन जिनमें लैंगिक अंग जनन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, वो क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। क्लियर बात है। तो यहाँ पर प्रोटिस्टा जगत के जीवों में लैंगिक और अलैंगिक दोनों ही प्रकार का क्या पाया जाता है? जनन पाया जाता है। क्लियर बात हो गई। अब देखिए, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं इन जंतुओं के शरीर पर क्या पाए जाते हैं? कसाब और क्या पाए जाते हैं? पक्षाम पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा जगत के जीवों में देखो मैंने क्लेमाइडोमोनास बताया, इसमें ये क्या है? कसाब है। इन कसाबों की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं? गमन करते हैं, लोकोमोट करते हैं। जैसे आप लोग अपने पादों के द्वारा, ठीक है, पश्च पादों के द्वारा गति करते हैं, पैरों के द्वारा गति करते हैं, ऐसे ही क्लेमाइडोमोनास भी इन कसाबों के द्वारा क्या करते हैं? गति करते हैं। ये क्या है? पैरामीशियम है। इस पैरामीशियम के अंदर ये रोमनुमा संरचनाएं आपको दिखाई गई है, छोटे छोटे। इनको क्या कहा जाता है? पक्षांग कहा जाता है। इन्हें इंग्लिश में सीविया के नाम से जाना जाता है। ये पक्षांग कहलाते हैं, ये कसाब कहलाते हैं। कसाबों को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैजिला। ठीक है, ये क्या है? पक्षांग है। ये क्या है? कसाब है। कसाब का आकार बड़ा होता है, पक्षांग का आकार छोटा होता है। कसाबों की संख्या कम होती है, पक्षांगों की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। तो कसाब और पक्षांग की अगर संरचना को देखा जाए तो उनमें सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है और सूक्ष्म नलिकाएं यहाँ पर 9+2, ठीक है, व्यवस्था के रूप में यहाँ पर क्या है? पाई जाती है। प्रोटिस्टा जगत के जीवों के अंदर, ठीक है, कसाब और पक्षांग पाए जाते हैं। कसाब और पक्षांग में सूक्ष्म नलिकाएं 9+2
व्यवस्था के रूप में क्या है, पाई जाती है। क्लियरली बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं उनको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है, 4 समूहों में बांटा गया है। प्रोटिस्टा जगत को कितने समूहों के अंदर बांटा गया है, 4 समूहों के अंदर क्या है, बांटा गया है। हम कह सकते हैं प्रोटिस्टा किंगडम इज डिवाइडेड इन 4 ग्रुप्स। ठीक है, देखिए कौन कौन से समूह होते हैं उनमें प्रोटिस्टा जगत को क्या है, बांटा गया है। देखिए हम उन पर बात करेंगे। पहला है क्राइसोफाइट। कौन सा है, क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट हिंदी में भी हम लिख रहे हैं, इसको ऐसे लिखेंगे क्राइसोफाइट। दूसरा है डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट, फ्लैजिलेट हिंदी में भी इसको लिख रहे हैं हम डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट। तीसरा जो होता है उसको बोलता है यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड, यूग्लिनॉइड। और चौथा प्रकार का जो होता है वो है स्लाइम मोल्ड। कौन सा है, स्लाइम मोल्ड, जिसको बोलते हैं MOULD। हिंदी में बोलते हैं इसको औपंक कवक। औपंक कवक। कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट हो गए। प्रोटिस्टा जगत को मुख्य रूप से 4 पार्टों के अंदर क्या है, बांटा गया है। एक और रह गया जिसको मैं आपको बता दूं, जिसमें आता है प्रोटोजोआ। ठीक है, कौन आता है, प्रोटोजोआ आता है। फिलहाल इसको हम आपको बता नहीं रहे, इसको बाद में बताएंगे सबसे लास्ट में। तो आपको पता लग गया प्रोटिस्टा जगत को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा है, यहाँ पे 4 भागों में। क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड और स्लाइम मोल्ड के अंदर क्या है, इन्हें बांटा गया। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं क्राइसोफाइट समूह के बारे में। देखिए क्राइसोफाइट क्या है। इस समूह के अंदर कौन आता है ये आपको बता दो। इस समूह के अंदर सुनहरे शैवाल आते हैं, ठीक है, जिनको डेस्मिड भी कहते हैं। और कौन आता है, डाइटम्स आता है। सुनहरे शैवाल क्राइसोफाइट के अंतर्गत कौन आता है, एक तो आते हैं डाइटम्स, डाइटम्स, और दूसरे होते हैं डेस्मिड, दीदी, डेस्मिड, जिसको हिंदी में बोलते हैं सुनहरे शैवाल। सुनहरे शैवाल। देखो क्राइसोफाइटा के अंतर्गत कौन आता है, डाइटम्स, और कौन आता है, सुनहरे शैवाल आते हैं। ये ध्यान रखने की बात है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं क्राइसोफाइटा के जो जीव होते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं। क्रायोफाइटा के कुछ जीव होते हैं वो स्वच्छ जल के अंदर पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, कुछ जीव जो होते हैं वो स्वच्छ जल के अंदर पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। परंतु कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो समुद्री जल के अंदर पाए जाते हैं, सैलाइन वाटर के अंदर पाए जाते हैं, लवणीय जल के अंदर क्या है, पाए जाते हैं। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कौन से जल में पाए जाते हैं, सैलाइन वाटर। सैलाइन का अर्थ होता है लवणीय जल या समुद्री जल के अंदर क्या है, पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्राइसोफाइटा समूह के अंतर्गत मैंने आपको बता दिया कौन कौन आता है, डाइटम्स और डेस्मिड आते हैं। डेस्मिड को सुनहरे शैवाल भी कहते हैं। देखिए मैंने आपको बता दिया ये कहां पर पाए जाते हैं, इनका आवास कौन सा होता है, या तो फ्रेश जल में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, या फिर कहां पर पाए जाते हैं, सैलाइन वाटर में, समुद्री जल के अंदर क्या है, पाए जाते हैं। ये जीव कैसे होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, अत्यंत कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक का अर्थ है जिनका आकार बहुत ही कैसा होता है, छोटा होता है। ऐसे जीव जिनका आकार कैसा होता है, बहुत ही छोटा होता है, वो क्या कहलाता है, माइक्रोस्कोपिक के नाम से उन्हें क्या है, जाना जाता है, ठीक है। ये जीव कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, और इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, अर्थात इनमें यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं इनके अंदर क्या है, पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं क्या है, पाई जाती है।
ठीक है। यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं इनके अंदर क्या है पाई जाती है। बात समझ में आ गई आपके। ये जंतु जो होते हैं वो जल की धारा के अंदर क्या है बहते रहते हैं। किसमें बहते रहते हैं? जल की धारा के अंदर बहते रहते हैं। अब डाइटम्स होते कैसे हैं मैं आपको बता दूं। डाइटम्स ऐसे होते हैं जैसे हमारे घरों में क्या होती है साबुनदानी होती है। इस तरीके की साबुनदानी आपने देखी होगी, ठीक है। तो ये साबुनदानी होती है। इस साबुनदानी की तरह क्या है डाइटम्स का आकार होता है। यानी कि डाइटम्स में कोशिका भित्ति होती है। डाइटम्स के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो साबुनदानी की तरह होती है। किसकी तरह होती है? साबुनदानी की तरह होती है। और इनकी ये जो भित्तियां होती हैं, इन भित्तियों के अंदर क्या जमा होता है? इन भित्तियों के अंदर सिलिका का जमा होता है। किसका जमा हो जाता है? सिलिका। सिलिका को हम बोलते हैं SiO2। तो इनकी भित्तियों में क्या पाई जाती है? सिलिका पाई जाती है। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि डाइटम्स जो होता है वो दो आवरणों से क्या होता है? ढका हुआ होता है। दो आवरणों से क्या होता है? ढका हुआ होता है, जिसके कारण ये क्या होता है? नष्ट नहीं होता है। और दूसरी बात है कि इसकी भित्ति में सिलिका भी क्या होती है? भरी होती है। इस सिलिका के भरी होने के कारण, इन भित्तियों में सिलिका पाई जाने के कारण ये जल्दी से क्या है? नष्ट नहीं होता। मृत आइटम जो होते हैं वो अपने आवास में, मृत आइटम जिस आवास में रहते हैं वहां पर उनकी कोशिकाओं के बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? अवशेष पाए जाते हैं। भाई डाइटम्स क्या हो जाते हैं? मृत हो जाते हैं। मृत हो जाते हैं, जिस आवास में वो रहते हैं उसी आवास में वो मृत होते हैं। तो उनकी जो कोशिका भित्ति होती है, उनके अवशेष जो होते हैं वो बड़ी संख्या में उसी आवास में वो क्या कर देते हैं? उनको छोड़ देते हैं। करोड़ों वर्षों में ये अवशेष जो होते हैं, किसके? कोशिका भित्ति के जो अवशेष होते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं, ठीक है। करोड़ों वर्षों में ये अवशेष क्या होते हैं? धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? डाइटमी मृदा के नाम से जाना जाता है। कौन सी मृदा के नाम से जाना जाता है? डाइटमी मृदा के नाम से उन्हें क्या है? जाना जाता है, जिसे डाइटमी सॉइल के नाम से क्या है? जाना जाता है, ठीक है। और आपको बता दो इसी डाइटमी सॉइल का उपयोग किसमें किया जाता है? पॉलिश बनाने के लिए इसका उपयोग की जाती है। शू जो पॉलिश की जाती है, जो पॉलिश बनाने के लिए इसका क्या किया जाता है? डाइटमी मृदा का उपयोग ही पॉलिश के निर्माण में किया जाता है। डाइटमी मृदा का उपयोग जो तेल होते हैं, ऑयल्स होते हैं, उनके निस्पंदन में किया जाता है। निस्पंदन का मतलब है फिल्ट्रेशन में। डाइटमी मृदा का उपयोग तेलों के फिल्ट्रेशन के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। तो हम कह सकते हैं डाइटमी मृदा का उपयोग ऑयल फिल्ट्रेशन के अंदर क्या है? फिल्ट्रेशन में इनका उपयोग किया जाता है। तीसरा है डाइटमी मृदा का उपयोग, ठीक है, सिरप जो बनाई जाती है, ठीक है। जितनी भी हमारी मेडिकल के अंदर सिरप बनाई जाती है, चाहे कफ सिरप होती है या अन्य सिरप होते हैं, चाहे हेप्टाग्लोबिन की सिरप होती है, चाहे किसी भी प्रकार की सिरप हो, उन सिरपों का जो निर्माण किया जाता है, ठीक है, तो उनका भी निर्माण, ठीक है, सिरपों का भी परानिस्पंदन, सिरपों का फिल्ट्रेशन या परानिस्पंदन भी किसके द्वारा किया जाता है? डाइटमी मृदा के द्वारा किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं डाइटमी मृदा के द्वारा पॉलिश, ऑयल और सिरप का निर्माण किया जाता है, ठीक है। पॉलिश, ऑयल और सिरप का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। बात समझ आ गई। मैं एक बार फिर बता रहा हूं कि डाइटम जो होते हैं उनकी कोशिका भित्ति साबुनदानी की तरह होती है, जो दो आवरणों से क्या होती है? घिरी हुई होती है। इनकी कोशिका भित्ति में सिलिका का जमा होता है, ठीक है। आपको मैं बताऊं, ये सिलिका पाई जाने के कारण डाइटम जो होते हैं वो लंबे समय तक जीवित रहते हैं, ये नष्ट नहीं होते हैं। जब डाइटम मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो वो अपने आवास में ही कोशिका भित्ति के अवशेषों को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। और करोड़ों वर्षों में ये अवशेष क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं एक जगह, जिन्हें डाइटमी मृदा कहते हैं। और डाइटमी मृदा का उपयोग पॉलिश बनाने के लिए, ऑयल फिल्ट्रेशन में और सिरप फिल्ट्रेशन के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। देखो हमारा क्राइसोफाइट वाला पॉइंट क्या हो गया? पूरा हो गया।
अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं डायनोफ्लैजिलेट। ठीक है, हिंदी में भी डायनोफ्लैजिलेट बोलेंगे, अंग्रेजी में भी डायनोफ्लैजिलेट बोलेंगे, इसलिए डोंट कंफ्यूज। और मेरी एक आप सभी स्टूडेंटों से, ठीक है, सभी न्यूकमर स्टूडेंटों से गुजारिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि ये इंग्लिश के वर्ड आप बहुत ही जल्दी क्या कर लेंगे, कैचअप कर लेंगे, बहुत जल्दी आपकी मेमोरी में क्या है, आ जाएंगे। परंतु हिंदी के जो शब्द होते हैं वो जल्दी से आपकी मेमोरी में क्या है, आप उनको याद नहीं रख पाते। जब आप अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो अंग्रेजी की टर्मिनोलॉजी होती है, अंग्रेजी की शब्दावली जल्दी से आप क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं। ठीक है, देखिए तो हम बात कर रहे हैं डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट क्या है? ठीक है, ये प्रोटिस्टा जगत का एक दूसरा समूह है जिस पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, डायनोफ्लैजिलेट। देखिए, प्रोटिस्टा जगत के अंदर जो डायनोफ्लैजिलेट जो जीव होते हैं, ये खास तौर से कहां पर पाए जाते हैं, लवणीय जल में पाए जाते हैं। ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट के जो जीव होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, सैलाइन वाटर के अंदर पाए जाते हैं, लवणीय जल के अंदर क्या है, ये पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, लवणीय जल के अंदर क्या है, ये जीव पाए जाते हैं। आपको मैं बता दूं कि डायनोफ्लैजिलेट जो जीव होते हैं, ठीक है, इनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल पाए जाने के कारण ये कैसे होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। तो डायनोफ्लैजिलेट जो जीव होते हैं वो कैसे होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, सिंथेटिक होता है, प्रकाश संश्लेषी होता है। ठीक है, देखिए इनमें क्या पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं। किसमें, डायनोफ्लैजिलेट वाले जीवों में। डायनोफ्लैजिलेटों में कह सकते हैं कि वर्णक पाए जाते हैं, और वर्णक पाए जाने के कारण ही मैं आपको बता दूं, डायनोफ्लैजिलेट जो जीव होते हैं वो या तो पीले रंग के दिखाई देते हैं, या फिर हरे रंग के दिखाई देते हैं, या भूरे रंग के दिखाई देते हैं, या फिर वो लाल रंग के क्या है, दिखाई देते हैं। तो डायनोफ्लैजिलेट जीवों के अंदर वर्णक पाए जाते हैं। इन्हीं वर्णकों के कारण ये पीले, हरे, भूरे और लाल रंग के क्या है, दिखाई देते हैं। इनकी कोशिका भित्ति की जो बाह्य सतह होती है, कोशिका भित्ति की बाह्य सतह होती है, जैसे मैं आपको बता दूं, इनकी ये कोशिका भित्ति है और ये कोशिका भित्ति की ये बाह्य सतह है। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल उसी के दे रहा हूं, यानी कि ये देखो क्लेमाइडोमोनास है। ठीक है, तो ये कोशिका भित्ति की इनकी क्या है, बाह्य सतह, ये वाली बाह्य सतह। तो इस बाह्य सतह पर क्या जमा होता है, सेलुलोज की पट्टियां क्या है, यहां पर पाई जाती है। किसकी पट्टियां पाई जाती है, बाह्य सतह पर सेलुलोज की। इनकी कोशिका भित्ति की बाह्य सतह पर सेलुलोज की क्या पाई जाती है, पट्टियां पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं, पट्टियां पाई जाती हैं। और वो पट्टियां कैसी होती है, बहुत ही कठोर होती है, दृढ़ होती है, टफ होती है। इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, कसाब पाए जाते हैं। कसाबों की संख्या आप देख रहे हो, कितने कसाब हैं, 1 और 1 2। तो डायनोफ्लैजिलेट में कितने कसाब पाए जाते हैं, 2। वैसे नाम से भी स्पष्ट लग रहा है, डायनो, डाई का अर्थ होता है 2, फ्लैजिलेट का अर्थ होता है कसाब, अर्थात वे जीव जिनके अंदर कितने कसाब पाए जाते हैं, 2 कसाब पाए जाते हैं। और 2 कसाब किस में देख रहे हो आप, क्लेमाइडोमोनास में आप देख रहे हो। ठीक है, तो कितने कसाब पाए जाते हैं, 2 कसाब पाए जाते हैं। एक कसाब जो होता है वो लंबवत होता है, बिल्कुल लंबा होता है, ऐसे बिल्कुल, और एक कैसा होता है, अनुप्रस्थ होता है। एक कसाब लंबवत होगा तो दूसरा कैसा पाया जाता है, अनुप्रस्थ रूप में क्या है, पाया जाता है, व्यवस्थित होता है। और ये कोशिका भित्ति के अंदर सेलुलोज की जो पट्टियां होती हैं, उन सेलुलोज की पट्टियों के खांचों के अंदर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, या पाए जाते हैं, या व्यवस्थित होते हैं। कौन व्यवस्थित होते हैं, ये कसाब जो होते हैं वो सेलुलोज की पट्टी मैंने अभी आपको बताई, इसी सेलुलोज की पट्टी, ये सेलुलोज की जो पट्टियां होती हैं, इन्हीं सेलुलोज की पट्टियों के या खांचों के अंदर क्या है, ये उपस्थित होते हैं या व्यवस्थित रहते हैं। बात समझ आ गई। देखो, लाल डायनोफ्लैजिलेट जो होते हैं, कौन से, लाल डायनोफ्लैजिलेट की जो संख्या होती है, उन लाल डायनोफ्लैजिलेट की संख्या अधिक होती है
तो जब वो डायनोफ्लैजिलेट अधिक होंगे तो वो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो वहां पे विस्फोट होता है। तो लाल डायनोफ्लैजिलेट की संख्या में क्या होता है, विस्फोट होता है, जिससे समुद्र का रंग क्या होता है, लाल दिखाई देता है। समुद्र का रंग कैसा दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। और इन जीवों को मैं आपको बता दूं, इन जीवों से क्या निकलता है, एक विष निकलता है। और वो विष क्या करता है, समुद्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के समुद्री जीवों को, मछलियों को क्या कर देता है, मछली या अन्य जीवों को क्या कर देता है, मृत कर देता है। अर्थात लाल रंग के डायनोफ्लैजिलेट होते हैं, ठीक है, इन जीवों से क्या निकलती है, विष निकलता है। और ये विष क्या करता है, उन समुद्री जीवों को क्या कर देता है, मृत कर देता है। जैसे गाइनोलैक्स, ये गाइनोलैक्स जो होता है वो डायनोफ्लैजिलेट के अंतर्गत आता है। ये डायनोफ्लैजिलेट का उदाहरण मैंने आपको बताया है, कौन सा है, गाइनोलैक्स होता है। देखिए अब तक हम क्या है, प्रोटिस्टा जगत के दो समूहों पर बात कर चुके हैं, क्राइसोफाइटा और डायनोफ्लैजिलेट। अब हमारे ये 3 बिंदु और शेष रह गए हैं, यूग्लिनॉइड, सेलाइन बोर्ड और प्रोटोजोआ। इन 3 बिंदुओं पर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ एट योर होम। थैंक्स वेरी मच।